राजीव दीक्षित नाम, आजादी बचाओ आंदोलन के प्रणेता, भारत स्वाभिमान आंदोलन के सचिव। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शायद एक विशद विशारद, एक बड़े शायद एमडी किया हुआ डॉक्टर भी उनके सामने कुछ नहीं। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ आग उगलने वाले, सरकार, नेता, सिस्टम को हिला देने वाले, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में गहरी समझ रखने वाले, क्या क्या कहें इस व्यक्ति के बारे में। सच में इनके बारे में शायद जो भी जितना भी हम नाम लें, बहुत कम उम्र में जिसने एक जीवन नहीं शायद सैकड़ों जीवन जी लिए, ऐसे व्यक्ति का नाम है राजीव दीक्षित। अलीगढ़ जिले में आपका जन्म हुआ, फिरोजाबाद में आपकी शुरू की पढ़ाई हुई थोड़ी इंटरमीडिएट तक, उसके बाद इलाहाबाद से आपने बीटेक किया। ऐसे मैं बहुत ज्यादा प्राइमरी चीज नहीं बताऊंगा, वरना हमारे कई विद्यार्थी और साथी भी हैं, वो बहुत सारी बातें इसमें बताने वाले हैं। मुख्य रूप से जो मैं बताना चाह रहा था वो ये कि जब आईआईटी और पीएचडी, फ्रांस से पीएचडी करने के बाद चाहते तो एक लग्जरी लाइफ जी सकते थे, आरामदायक, बहुत ही मोटा पैसा, हर तरह से सुख सुविधा, सब कुछ संपन्न कर सकते थे। लेकिन आपने एक व्रत लिया, और वो व्रत का एक, अगर मैं आपको बेस लेकर के चलूं तो एक बार क्या हुआ कि नीदरलैंड में एक ऐसे ही बातचीत के दौरान ये बहुत सारी बातें कर रहे थे और अपना एक शोध पत्र पढ़ रहे थे। जब शोध पत्र पढ़ने लगे तो एक ने टोक दिया, बोला जी सभी जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन सब ने अपनी अपनी भाषा में पढ़ा है, तो आप अपनी भाषा में पढ़ो, अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहे हो? बोला भाई, राजीव दीक्षित जी बोले कि भाई अगर मैं अंग्रेजी में हिंदी में पढ़ूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। बोले इससे क्या मतलब है, हम समझे या नहीं समझे, तुम तो हिंदी में तैयार करो। तुम्हारा स्वाभिमान कहां गया? जो व्यक्ति भाषा की नकल कर सकता है, हम कैसे मान लें कि उसने जो शोध पत्र लिखा होगा वो भी असली हो? ये बात राजीव दीक्षित के दिल और दिमाग पर घर कर गई। उन्होंने फिर जीवन का मकसद ही बना लिया कि राष्ट्र की सेवा करना और स्वदेशी को प्रचार करना। इसलिए आप लोग ध्यान करें, आज का दिन जो मैंने अभी तक गुप्त रखा हुआ था, आप में से शायद ही किसी को पता होगा, स्वदेशी दिवस के रूप में भी मनाया। स्वदेशी दिवस। राजीव जी का मानना था कि भारत में जो अभी मौजूदा जो सिस्टम है वो पश्चिमी देशों का पिछलक हुआ है, इसे बदलने की जरूरत। और एजुकेशन सिस्टम, एक एडम नाम का मैकाले का बॉस था, उसके अंडर में मैकाले ने काम किया। मैकाले ने जो यहां की एजुकेशन पद्धति पर 1835 में जो ब्रिटिश काउंसिल में लंदन में जो इसका लेख और बातचीत है, उसके आधार पर यह प्रमाणिक है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा जो राजीव दीक्षित जी का है, बिल्कुल प्रमाणिक लिंक है, प्रमाणिकता है कि मैकाले ने जब यहां पर शोध किया तो उसने ये बताया कि भारत में कोई भिखारी नहीं है, भारत में एजुकेशन सिस्टम यानी सब कुछ इतना जबरदस्त है कि कोई किसी पर आश्रित भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें, यानी उसने बताया कि मद्रास जैसी जगह में भी पीएचडी के लिए कितने सारी यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं। यहां हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम के बारे में, धन संपदा के बारे में जो वर्णन है, उसके बाद एक बात और उसमें कही गई है कि यहां का केवल एक शहर इतना संपन्न है कि हमारे यहां के जो आसपास के जितने भी है ना, सबको मिला दिया जाए तो भी वो उससे कम है। तब एक प्रश्न आया कि फिर इस देश को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है? तो राजीव दीक्षित बताते हैं, जो उनके पास दस्तावेज है, मैं उस दस्तावेज के आधार पर आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर इसको गुलाम बनाना है तो यहां का एजुकेशन सिस्टम खराब करना, और इसी के बाद जो यहां की जो एजुकेशन पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति, जिसमें विद्यार्थी वहां जा रहा है और जाकर के गुरु की सेवा भी कर रहा है, गाय की सेवा कर रहा है, खेती भी वो कर रहा है, युद्ध कला भी सीख रहा है, आध्यात्म भी सीख रहा है, सर्वगुण संपन्न होकर के वो बाहर आ रहा है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो यहां पर बिजनेस को बढ़ावा दे। हमारा देश बिजनेस का मेन देश रहा है, ये राजीव दीक्षित जी कहते हैं। हमारा देश कभी भी नौकरी वाला नहीं रहा, ये नौकरी वाला तो बनाया इन अंग्रेजों ने आकर के, और आज गर्व करते हैं नौकरी पर, नौकर बनने पर। हम सब पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अच्छी सी नौकरी मिल जाए, दो दिन की छुट्टी मिले, या कोई छुट्टियां हो जिसमें आराम से कहीं ना कहीं ऐशो आराम हो।
जबकि हमारे देश ने एंटरप्रेन्योर पैदा किए, बिजनेसमैन पैदा किए। ऐसा बिजनेसमैन वाला देश हमारा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीजें जोड़ी गई हैं, वोकेशनल कोर्स भी, और ये सारा जो आने वाले समय में दोबारा से भारत को उस स्थान पर ले जाएगा। खेती के लिए भी हमारे यहां पर जो काम बाद में हुए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वो एलपीजी गैस नहीं, उनके हिसाब से वो कहते थे, ये उन्हीं का शब्द है कि एलपीजी सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहां एलपीजी गैस से नहीं है। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी यानी प्राइवेटाइजेशन और जी यानी ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक और कहते थे कि आयुर्वेद पर हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम था। वो एक उदाहरण भी देते हैं बड़ा प्यारा, मैं बहुत ज्यादा उस उदाहरण को नहीं बताऊंगा, हो सकता है कुछ साथी और बता दें, कि एक अंग्रेज अफसर की लड़ाई में जब हार हुई तो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा होते थे ना, वो मारते नहीं थे। जब कोई कैर हो जाता था ना, तो इन्होंने क्या किया, अपमान करने के लिए उसकी नाक काट। उस नाक कटने का इलाज उस समय के एक नाई ने किया था। मैं यहीं कह करके इस बात को गोल रखूंगा, जिससे कि आप और ज्यादा से ज्यादा इनके बारे में जान सकें कि किस तरह से एक नाई ने ऑपरेशन किया था उसकी नाक का। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जबरदस्त ऑपरेशन। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ के जो थे, ऐसी गाय के ऊपर उन्होंने बड़ी विशेषता बताई, गाय की गौरक्षा करना और उसका ईंधन। तो इन सब बातों के से बहुत सारी बातें निकल करके उनके द्वारा आई, और उन्होंने अपने छोटे से जीवन में लगभग 13,000 व्याख्यान दिए। आपको आश्चर्य होगा, 13,000 व्याख्यान आज तक नहीं है किसी के भी, है ना। और उसमें स्वदेशी के ऊपर बात सबसे ज्यादा। उन्होंने कुछ दावे भी किए, हालांकि वो कंट्रावर्शियल भी हैं। मैं उन कंट्रावर्शियल दावों को फिलहाल आपसे जिक्र नहीं करूंगा। कंट्रावर्शियल में चाहे वो नेहरू जी के बारे में हो या अमेरिका के बारे में हो, कि कंट्रावर्शियल शब्द इसलिए आया है क्योंकि उस पर कोई दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज से एक बात और याद आई मुझे, महात्मा गांधी जी सन 1931 में एक ब्रिटिश उसके गोलमेज सम्मेलन था लंदन में, वहां पर जब एक बात आई एजुकेशन के ऊपर, तो वहां बताया गया कि अंग्रेज आए तो यहां पर एजुकेशन आई, वरना तो एजुकेशन नहीं थी। सारी जो संपन्न किया, इनको समझाया, ये तो जंगली थे, ऐसे ही थे, अनपढ़ थे, इनको शिक्षित किया तो अंग्रेजों ने किया। तो महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो इनसे पूछा गया कि अच्छा बात बता, बोले जी हमारा तो पहले बहुत संपन्न था, हमारा देश में जो एजुकेशन पद्धति थी वो तो इतनी जबरदस्त थी कि अंग्रेजों की कहां से आ गई। उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने अपना पक्ष रखा। लेकिन, अब मैं लेकिन शब्द लगा रहा हूं, सभी विद्यार्थी भी और सुनने वाले थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, दस्तावेज नहीं था, डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो अगले दिन जो वहां के अखबारों में छपा, वहां क्या छपा कि जी महात्मा गांधी जी ने बताया कि हमारे देश की एजुकेशन पद्धति बहुत अच्छी है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। और सबूत नहीं दे पाए इसलिए इनकी बात पर हम सच्चाई की मोहर नहीं लगाते हैं। इस तब महात्मा गांधी जी को पता लगा कि डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी है। आजादी के बाद एक धर्मपाल नाम के व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए भेजा। अब देखो कितनी विसंगतियां हैं। डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए भारत में नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए जो भारत आते रहे हैं पहले से, उनके डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए धर्मपाल जी विदेशों में रहे, अलग अलग देशों से कई हजारों पेजों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, तब जाकर के ये बता पाए कि हमारी एजुकेशन पद्धति कितनी जबरदस्त। तो इनके जो दावे हैं, चूंकि कुछ के डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिले, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स, मैंने इसलिए बातें बताई कि विवादास्पद का मतलब क्या है। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहा करते थे, ये कहते थे कि अमेरिका ने जानबूझ करके जम्मू कश्मीर का मुद्दा उलझाया हुआ है, दोनों देशों को धोखा दे रहा है। वो खुलेआम कहते थे, वो चाहता है उसके अस्त्र शस्त्र ज्यादा से ज्यादा बिके, पाकिस्तान का भी सपोर्ट करता है और भारत का भी, और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कभी सुलझना नहीं देना चाहता। ऐसा उन्होंने बड़ा दावा किया, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी, उनके बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उस तरह के दावे हैं, लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं था इसलिए उसकी सच्चाई नहीं थी। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट्स थे, मैं केवल उन कुछ दावों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहला दावा, भोपाल गैस त्रासदी कांड, कुछ विद्यार्थियों को तो खैर कुछ का किसी को भी नहीं पता होगा, इतना जबरदस्त था कि हजारों लोग मरे थे, और उसके बाद आज तक कई घरों में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं आपको। और यह घटना हुई थी 1984 में, भोपाल गैस कांड हुआ था, जब राजीव गांधी ने इसको प्रूव किया था। मैं प्रूव की बात कर रहा हूं, ध्यान करना, कि यह हादसा नहीं था, बल्कि अमेरिका की कंपनी थी वो एक,
तो उसने बताया, राजीव दीक्षित ने प्रूफ दिया कि इस कंपनी ने एक परीक्षण किया था जिसमें भारत के गरीब लोग शिकार हुए। ये यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि जो कंपनी का मालिक भाग गया था, कई बरस लगे, लेकिन उनके परिवार वालों को मुआवजा मिला। ये पहला दावा। एक और दावे की बात वो करते हैं, प्रूफ भी देते हैं, लेकिन जानबूझ करके लोग दबा के बैठे हैं। अमेरिका में आपको 9/11 का याद होगा, जो 2 बड़े टावर प्लेन के द्वारा ध्वस्त हुए थे। उन्होंने, अगर आप राजीव दीक्षित जी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अगर आप वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको मिल जाएगा। उन्होंने बताया है कि वो कोई आतंकवादी हमला नहीं था, वो अमेरिका द्वारा जानबूझकर कराया हुआ हमला। कितनी बड़ी बात राजीव दीक्षित जी ने रखी थी। एक और दावा, एक आपने हिंदुस्तान लीवर करके कंपनी नाम सुनी होगी, जो भारत में आज अब तो फिर भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन शायद ऐसा कोई भी हमारा घर का प्रोडक्ट हो जिसमें हिंदुस्तान लीवर नहीं घुसी। ये हिंदुस्तान लीवर नहीं है। इसने तो जब राजीव दीक्षित ने आंदोलन चलाया तब इसने नाम बदला। एक्चुअली में यूनिलीवर कंपनी, जो भारत में हिंदुस्तान लीवर के नाम से काम शुरू किया, जिससे लोगों को गलतफहमी हो जाए कि ये स्वदेशी है। और इस कारण से सामान जब खरीदेंगे, अगर हिंदुस्तान नाम से है तो हमारी कंपनी है, जबकि वो विदेशी कंपनी यूनिलीवर। ऐसे ही इनके एक व्याख्यान में एक और बात आती है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन का लीवर खराब हुआ था, और जब वो हॉस्पिटल में थे तब इनसे उनकी बातचीत हुई थी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने मना कर दिया था बाद में, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने यह कहा था कि मैं इस पर हां नहीं भरूंगा, कारण कि जिस कंपनियों से एग्रीमेंट है फिर उसे करोड़ों रुपए का हर्जाना देना पड़ता, ये एग्रीमेंट में रहता है। पर क्या बात हुई थी कि उनकी जो आंतें खराब हुई वो पेप्सी और कोको कोला पीने के कारण खराब हुई, और इसी के कारण से जब वो ठीक होकर के आए, इन्होंने उसके एड कंपनी से अपना एग्रीमेंट वापस ले लिया। उन्होंने उसके बाद कोई पेप्सी का एड ही नहीं किया, वरना पहले वो पेप्सी का एड। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे। अब मैं उनके द्वारा 4 सूत्र, विशेष 4 सूत्र, जो हर विद्यार्थी को ही नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में पालन जिसको करना चाहिए, उन्होंने बड़ी विशेष बातें कही। मैंने कहा ना, उनकी तो बातें इतनी है, जहां 12,000 व्याख्यान है, हमारे 15-20 मिनट में नहीं सिमट सकते। लेकिन मैं 4 सूत्र जिनके बारे में वो विशेष तौर पर कहते हैं, और हर किसी व्यक्ति को इसका पालन कर ले तो राजीव दीक्षित की तरह कभी भी एलोपैथी को नहीं अपनाएगा। राजीव दीक्षित ने कभी भी एलोपैथी का सहारा नहीं लिया, हमेशा आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक पर रहे, उन्होंने कभी नहीं ली। वो कहते कभी बीमारी नहीं पड़ा, और उसका कारण ये 4 सूत्र, वो 4 सूत्र हर व्यक्ति को देते हैं। पहला, कि भोजन के अंत में पानी बिल्कुल नहीं पीना, कम से कम 1-1.5 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं पीना। और अगर बहुत जरूरी पीना समझो तो थोड़ा जूस ले लो, छाछ ले लो या दूध ले लो। भोजन के बाद किसी भी सूरत में पानी नहीं। दूसरा, कि अब जब हम पानी पिए तो एकदम से नहीं घटके, जैसे बोतल लगाई और पी लिया, एक साथ नहीं पिए। पानी को घूंट घूंट करके पिए, जिससे मुंह की जो लार है वो पेट में जाए। और मुंह की लार हमारी बेसिक होती है, अगर साइंस में कहें तो बेसिक यानी क्षारीय है हिंदी में। जो हमारे पेट में एसिड होता है, अम्ल, वो दोनों मिलकर के उसको न्यूट्रल कर देते हैं। ये एक आदर्श स्थिति होती है। बीमारी कभी नहीं आएगी अगर आप घूंट घूंट करके पानी। और कितना सिंपल से सूत्र है। तीसरा, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडे का मतलब फ्रिज में रखा हुआ पानी या बर्फ डालकर, ये 2 से मतलब है ठंडे से। इससे क्या होता है कि एक बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं, वो मजाक में कहते हैं, लेकिन इसका मतलब वही है कि अगर कोई कहे कि इसका तो शरीर ठंडा हो गया, इसका मतलब क्या है हम सब जानते हैं। तो आप जितना ठंडा पानी पिएंगे, और अंदर हमारा जो पेट है वो गर्म है, तो पानी को गर्म करने के लिए ऊर्जा लगती है। ऊर्जा कहां से आती है? हमारे खून से। तो अगर ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे, ज्यादा ठंडा यानी फ्रिज का एकदम कोल्ड या बर्फ डालकर, तो पेट उस पानी को गर्म करने के लिए शरीर से रक्त खींचेगा। और जब रक्त खींचेगा तो जब तक वो पानी गर्म नहीं हो जाएगा तब तक वो खींचेगा, तो हमारे शरीर में खून की कमी होगी। खून की कमी होगी तो हमारे अंग खराब होंगे। तो उनका ये दावा था कि जो भी हार्ट अटैक या किडनी फेल या लीवर डैमेज होता है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि ठंडा पानी ज्यादा से ज्यादा जो लोग पीते हैं उनको यह खतरा ज्यादा है। और चौथा सूत्र, कि सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना है। उठते ही पहले पानी पीना है। आपके दिन की शुरुआत अगर पानी के साथ होती है, और वो भी कैसे? सिप करके, जैसे चाय या कॉफी पीते हैं ना, गर्म दूध पीते हैं, ऐसे धीरे धीरे। और हाँ,
बैठकर पानी पीना। उनका ये भी और कहना था, खड़े खड़े पानी नहीं पीना, बैठकर पीना, और अगर मिट्टी के घड़े का पानी मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। बाबा रामदेव के संपर्क में भी आप आए 2009 में, क्योंकि बाबा रामदेव भी उस समय देश के जागरण में लगे हुए थे, स्वदेशी के काम में लगे हुए थे। देश की समस्याओं और काले धन वगैरह पर जब इन दोनों की आपस में बात हुई तो दोनों मिले और एक राष्ट्रीय स्वाभिमान करके, भारत स्वाभिमान करके एक नया ट्रस्ट बनाया, उसके आप सचिव बन गए राजीव दीक्षित। ऐसे मिलकर के बहुत सारे काम, और इनके आज ढेरों वीडियो और ऑडियो बहुत सारे फेसबुक पर पेज भरे पड़े हैं, यूट्यूब आप चलाओगे तो इतने सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे, जिन्हें आज लोग सुनते हैं और उस पर यकीन भी करते हैं। फेसबुक पर राजीव के नाम से कई पेज चले हुए हैं, इनमें से सब कुछ सच नहीं होता है, कुछ लोग उनके नाम से खुद भी डाल देते हैं, अपनी पोस्ट भी कुछ लोग बना देते हैं। पर आपका और हमारा काम, आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक कि जब राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया तो 5000 से ज्यादा ऐसी कंपनियां थी जो इनके टारगेट पर थी। उन्होंने सबूत सहित, एक बड़ी कंपनी थी एनरॉन, कोर्ट से सजा दिलवाई थी उसको, कोर्ट से, बड़ी कंपनी, पूरे विश्व के लिए स्तर की कंपनी एनरॉन कंपनी जो दवाई बनाती है, उस कंपनी को भी इन्होंने, ये करते क्या थे कि रिसर्च करते थे, रिसर्च करके सबूत इकट्ठा करके उसके खिलाफ बात करते थे। तो हर लोग जो इस तरह के होते थे वो इनसे चर्चा करने से भी डरते थे। जब ये झारखंड गए, एक सभा को बोलने के बाद जब वापस आ रहे थे, अचानक दिल का दौरा 29 नवंबर को पड़ा। 29 नवंबर को दिल का दौरा पड़ता है, हॉस्पिटल में इनका वो ले जाता है, इनके साथ का जो आचार्य था वो अंग्रेजी दवा देना चाहते, बोले ना जी अंग्रेजी तो नहीं लूंगा, किसी भी सूरत में लूंगा। फिर कुछ होम्योपैथिक दवाई दी, रिकवर कर गए। लेकिन रात को 1 से 2 के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। अगले दिन ये कह दिया कि ये तो जी इनकी डेथ। आपको आश्चर्य होगा, पोस्टमार्टम नहीं किया गया, शरीर नीला पड़ा हुआ था। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि उनके सर के पीछे घाव भी था, पट्टी बंधी। यार कैसे आ गया फिर ये सब, चेहरा नीला कैसे पड़ गया, जामुनी कलर का चेहरा कैसे पड़ गया। कुछ लोग इस पर रामदेव के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, जानबूझ करके भी लगाते हैं। हम इस कंट्रोवर्शियल में नहीं पड़ेंगे। कुछ लोगों का कहना था रामदेव डर गए थे राजीव दीक्षित के प्रभाव के कारण से। राजीव दीक्षित का प्रभाव तो इतना जबरदस्त था कि उससे तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं, मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी जिसका जैसा मत, हम इस पर नहीं जा रहे। लेकिन यह पक्का है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और इस कारण से आज तक यह मिस्ट्री बनी हुई है 2010 से कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाद में उनका शरीर पतंजलि लाया गया, यहां पर इनकी समाधि बनी। इन्होंने शादी नहीं की। ये कुछ बातें जो मुझे लग रहा था आपके समक्ष रखी हैं। मेरे बहुत सारे और साथी हैं, आप में से जो भी इसमें कुछ और जोड़ना चाहे, बातें तो मैंने कहा ना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और मेरा हर किसी से एक आग्रह है, आप जरूर देखना प्लीज। आपको लगेगा एजुकेशन पर हो, स्वदेशी पर हो, विदेशी कंपनियों के ऊपर हो, यहां तक कि हमारे शरीर के लिए पित्त, कफ, पित्त और पात, ये 3 चीज होती हैं, बात, पित्त और कफ, जो पूरे शरीर का यूं समझो जैसे आईना होता है, जिसका वित्त, कफ और पात सही होता है, पित्त, बात और कफ, वो सब कुछ सही रहता है। कैसे, किसका, ये जेनेटिक भी होता है। इसको कंट्रोल कैसे करना, कितनी जबरदस्त रिसर्च अगले की है। और आज भी जब हम उसका वीडियो देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सामने खड़े हैं। आज के दिन ही इनका जन्म हुआ 1967 में, और आज के दिन ही आप इस शरीर को यहीं छोड़ करके और चले गए। लेकिन हम सबके बीच में हैं। अगर हम में से सभी एक चीज सीख लें, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, पढ़ाई जरूरी है। हालांकि वे तो मना करते हैं। राजीव ने एक वक्तव्य में कहा है कि मैंने पढ़ लिया तो क्या किया, अगर नहीं पढ़ता तो मैं शायद और काम करता, मेरा इतने साल बर्बाद गए। पीएचडी करने, आईआईटी से एमटेक करने के बाद जिसने पीएचडी फ्रांस से की हो, बोले मेरे काम की क्या थी। लेकिन आप और हम जानते हैं बहुत काम की थी, जिसके कारण से इन्होंने रिसर्च की और उनकी रिसर्च को वेटेज मिली, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो वे हर विद्यार्थी से कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन इसलिए पढ़ो कि नॉलेज मिले, इसलिए पढ़ो कि आपकी पढ़ाई इस देश और समाज के काम में आए। आज का दिन राजीव दीक्षित के नाम। आप में से कोई विद्यार्थी अगर कुछ कहना चाहे तो हैंड रेज कर ले। मैंने इस समय सिस्टम देख रहा हूं,
किसी भी विद्यार्थी को समीर अली, हमेशा से समीर अली तैयारी करके आता है, वेरी गुड समीर। समीर आप कुछ कहें समीर, उसके बाद अगर कोई हो तो हैंड रेज करें। जी नमस्ते। जी समीर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके मृत्यु के बारे में लिखा गया था विकिपीडिया पे भी और गूगल पे, मतलब बहुत जगह मैंने देखा जब आपने मैसेज डाला था उसके बाद मैंने इनके ऊपर मतलब रिसर्च करना चाहा थोड़ा बहुत। तो इनको तो लिखा गया था सर हॉस्पिटल में जब इनका मतलब मृत्यु हो गया तो उसके बाद जब वो पोस्टमार्टम हुई थी और उसमें इनके मतलब खाने में जहर पाया गया था, इनकी मृत्यु का कारण जहर बताया गया था। नहीं हुआ था, मैं बता दूं दोबारा से देखना। एक्चुअली में क्या था, इनका शरीर नीला पड़ गया था। तो शरीर नीला पड़ने पर जब इनका पार्थिव शरीर लाया गया था वहां घर भिलाई में, तो उनसे कहा गया कि भाई इनका शरीर नीला क्यों है, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए थे। और इनके घर ला करके और ये कहा कि नहीं जी सब ठीक है, ओके है। खूब कहते रहे, इनके घर वाले कहते रहे, इनके जो खास लोग कहते रहे, किसी ने भी नहीं सुनी। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि बाद में जब बाबा रामदेव को कॉल किया गया कि भाई आप सिफारिश करो, तो रामदेव ने भी पता नहीं कितनी सच्चाई है कि रामदेव जी ने भी मना कर दिया कि यार अब कोई बात नहीं, जो है अब इसको ज्यादा मत को करो, आप ऐसा करो पतंजलि ले आओ, यहां पर इनकी समाधि बना। तो ये अभी ऐसा नहीं था, कहीं कुछ गड़बड़ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। सौरभ भी कुछ कहना चाहता है हमारे बीच में। ये सौरभ के बारे में बता देता हूं, है तो 9th क्लास का, लेकिन सौरभ हमारा बहुत बढ़िया पेंटर और यूट्यूबर भी धीरे धीरे बनता जा रहा है। मैं देख रहा हूं इसको, अच्छे अच्छे यूट्यूब पर वीडियो आते हैं इसके। जी सौरभ, सौरभ अनम्यूट करो। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर। मैं आपने जब बताया तो फिर मैंने सोचा कि जरूरी कुछ नॉलेज वाली चीज होगी, क्योंकि जब भी आप बताते तो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज वाली होती है। कुछ ही दिन पहले आपने ये रामायण वाला बताया, वैसे तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर आपने दोबारा जब बताया तो उस पर मैंने गौर किया। और वैसे मैंने सारे वीडियो देखे थे, फिर मतलब ये इनके बारे में आपने जब बोला तो हमने यूट्यूब पर सर्च मारा और तो इनकी जीवनी जब पढ़ी तो बड़ा ही अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे महान लोग भरे पड़े हैं। और आज के समय भी, क्योंकि हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन सब के बारे में अक्सर ही जानते हैं, पर मेरा मानना है कि राजीव जी के बारे में शायद ही बच्चे जानते हैं, मतलब छोटी क्लासेस के, और टीचर्स शायद ही बहुत ही कम ही मतलब इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बात मुझे सबसे अच्छा लगा। और मैं बताना चाहूंगा कि इनके पिता का नाम राधे श्याम मतलब वो दीक्षित था, इनकी माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। और सर जो भी आपने बातें बताई वो सब मैंने मतलब यूट्यूब पे सारा सर्च किया था, तो सब वो बातें मुझे पता चली और यही सब मतलब मुझे अच्छा लगा आपसे। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही सौरभ। और ऐसा नहीं है, आप अगर यूट्यूब पर प्रॉपर जाओगे, लाखों मतलब करोड़ों इनके समर्थक हैं। अगर इनके फॉलोअर्स देखोगे ना तो इनके मृत्यु के बाद बढ़े हैं। ये पहले ऐसे शख्स हैं जिनके मृत्यु के बाद फॉलोअर बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी इनके बारे में होगी। और हमारे बच्चे में से तो अभी नहीं है, तब तक कोई साथी कोई कहना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। जी मैं अभी सतीश जी से नहीं कहूंगा, उनसे तो लास्ट में बुलवाएंगे, पर आप में से कोई भी साथी, हमारी बहन पर्णा हो सकती हैं, आप शुक्ला जी हो सकते हैं, अशोक मिश्रा जी हो सकते हैं, या हमारे सक्सेना जी हो सकते हैं। जो भी कोई कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। जी बहन अनम्यूट करें, पर्णा जी अनम्यूट करो। अनम्यूट कर दिया। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था ये वाली वीडियोस के साथ, राजीव दीक्षित जी के साथ। मैं सर्च कर रही थी कि इंडियन हिस्ट्री में हम लोगों के किले और फोर्ट्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जबकि हमारा स्ट्रक्चर्स आज के डेट में जो है सीमेंट से बने हुए होते हैं, वो इतना दिन लास्ट नहीं करता। हमारे पुराने मंदिर जो है 1000-1500 साल पुराने हो ही चुके हैं, 500 साल तो है ही है, लाल किला विला सारी है। तब पता चला कि हम लोगों के पुराने घर जो है वो चूने से बने करते थे। चूना और उड़द की दाल, ये वाली पीसीवी जो है वो मिक्स करके वो बिल्डिंग सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, और उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है, बिल्डिंग्स की लाइफ वो काफी लंबी हो जाती थी। जबकि सीमेंट जो है वो इंडिया में इंपोर्ट किया जाता था, और सीमेंट की वजह से हम लोगों के स्ट्रक्चर्स इतने परमानेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन भी हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को जानने को मिला ये राजीव दीक्षित जी के वीडियोज से ही। आपने बिल्कुल सही कहा बहन। अंग्रेज आए ना, उसके बाद सीमेंट आया, वरना पहले की जो इमारतें हैं ना आज भी मजबूत हैं और वो चूने से ही बनाई जाती थी। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी जानकारी दी। जी और सर, और एक चीज, चूना जो लोग चूने से घर बनाते थे उन लोगों को पनिश किया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, इसलिए चूने की जो भट्टी है वो बंद करवा दी गई ज्यादातर जगह पे, ताकि चूने की सीमेंट की बिक्री हो सके।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जहां जहां गुरुकुल थे उनको जो एड मिलती थी उनको भी सजा दी गई, गुरुकुल बंद करवाए जो गुरुकुल थे। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, अंग्रेजों का तो ये काम था। लेकिन दुख इस बात का है कि देश आजाद जरूर हुआ, तो काहे की आजादी। एक कानून के बारे में एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, मैं बाद में बताता हूं, चलो हो सकता है कोई और भी है। मुझे कानून की बात याद दिलाना, अगर मैं लास्ट में भूल जाऊं तो। बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने कहा ना जितना इसको सुनेंगे ऐसा लगेगा कि बस और दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने। एक भूख भी बढ़ती जाएगी अगर आप राजीव दीक्षित जी को सुनना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मनोज सक्सेना जी ने भी शायद अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाहते हैं मनोज जी। हाँ सर, मैंने आपका ये लिंक देखा, जब मैंने उसका टॉपिक देखा राजीव दीक्षित जी का, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, मैं रोक नहीं पाया। मैंने कहा ये जरूर अटेंड करूंगा। और मैंने इनकी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं कि पर्सनली भी मैं उसका लाभ देख चुका हूँ अपने जीवन में। और एक बारी तो मैं खुद भी एक बहुत बड़ी एलोपैथिक में जिसमें मुझे सर्जरी कह दिया गया था, वो बड़े से बड़े डॉक्टर ने, और मैं बिना सर्जरी के ठीक हुआ। ये व्यक्तिगत मेरा वो था, और वाकई ये आदमी, ये जो व्यक्तित्व था बहुत इंप्रेसिव था। और हमें दुख है कि एक संदिग्ध कारणों से कैसे अचानक इनका जो लॉस है वो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी क्षति है। अगर वो अभी रहते तो आगे और भी मार्गदर्शन इनका मिलता। भाई साहब, जिसने 5000 विदेशी कंपनियों से दुश्मनी ले रखी हो, वो नेताओं के लिए, आप अगर वीडियो देखेंगे ना, वो नेता या इन सारे कितना कुछ नहीं, वो टीवी को तो इडियट कहते थे, इडियट बॉक्स। कोला को टॉयलेट क्लीनर, और एक और बड़ा अच्छा सा नाम लेते थे वो ऐसे ऐसे नाम जिनके लोग थे, भैया क्यों नहीं मारेंगे उसको, सारा बिजनेस ठप करा दिया था भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैं इनके मृत्यु के कारणों के बारे में नहीं जानता हूँ। ये तो पता है कि संदिग्ध परिस्थिति में हुई, उसका कोई जांच या कुछ ऐसा नहीं हो सकता ताकि हम दोषी को कुछ सजा दिला सकें? भाई साहब, इनके जो समर्थक है ना, जो कट्टर समर्थक, आप और हम केवल इनके से ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन इनके लाखों ऐसे कट्टर समर्थक हैं जो इनके लिए जान देने को तैयार है। ऐसे मान लो जैसे कोई साधु होते हैं ना, उनके जो अनुयायी होते हैं, वो चाहे साधु सही है या गलत है ना, लेकिन इनके ऐसे कट्टर हैं जो कोई शिष्य नहीं बना, लेकिन मन से और कर्म से इनके साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश तो वो सब कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, लेकिन जब टाइम पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो ना, तो शायद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब पोस्टमार्टम नहीं है तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई बात है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है सर, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता। पर खैर एक और बात भी है, अब जो गया वो गया, लेकिन इनके जो 12,000 से ज्यादा, लगभग 13,000 जो व्याख्यान है, वीडियोस, आज समाज को और देश को ऐसा लग रहा है जैसे आज के लिए लिखे गए हैं, आज के लिए बोले गए हैं, अभी भी उतने ही सार्थक हैं। हम सब उसका लाभ उठाएं और अपने विद्यार्थियों को, जैसा भी सौरभ ने एक बात कही थी, उसे नहीं पता, ऐसे हमने कितनी चर्चा बच्चों से करते हैं। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई किसी पंथ की या संप्रदाय की बात नहीं है, हमें करनी चाहिए। जब बच्चे इसको देखेंगे, एजुकेशन के बारे में देखेंगे, आज वोकेशनल कोर्स की बात हो रही है, उस समय का जो एंटरप्रेन्योर था, उस समय का जो बिजनेस था, इन सबके बारे में जब हम बातचीत करेंगे, पानी पीने के ढंग पर बात करेंगे, खाने पीने पर बातचीत करेंगे, तब शायद इनके लिए सही श्रद्धांजलि नहीं, इनके बारे में जो दिया हुआ ज्ञान है उसका फायदा उठा पाएंगे। अभी शुक्ला जी ने हैंड रेज किया है। जी शुक्ला जी। जी सर, धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार सर। आज के इस उपयोगी और प्रासंगिक विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए आपको पहले धन्यवाद। और सर, इनके बारे में मैं जितना भी जान सका और अध्ययन कर सका, इनको देखा कि भारतीय समाज में प्राचीन शिक्षा पद्धति के समर्थक रहे और मैकाले शिक्षा पद्धति के विरोधी रहे। कि हमारे देश में अंग्रेजों ने जब शासन करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो भारत विश्व गुरु कहा जाता था, जगत गुरु कहा जाता था, उसको वो प्रदलित करने के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में एक जैसे विष देना या जहर दे देना और उसे मार देना, ऐसा काम किया मैकाले ने। और उनका भाषा संबंधी, मातृभाषा संबंधी एक वीडियो मैं सुन रहा था, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि हर भारतीय अंग्रेजी ही जाने। अंग्रेजी का ज्ञान आप रखिए, भाषा के तौर पर रखिए, लेकिन वो ज्ञान विज्ञान की चीज अपने मातृभाषा में भी होनी चाहिए।
और उन्होंने एग्जाम्पल दिया रसिया और जापान का और चाइना का भी कि वो अंग्रेजी में कार्य व्यवहार अधिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में और समसामयिक चीजों में वो आगे हैं और विश्व के अग्रणी देशों के रूप में वो खड़े हैं। और हम हैं कि लकीर के फकीर बने हुए हैं, अंग्रेजी ज्ञान को पकड़ कर बैठे हुए हैं। किसी भाषा का ज्ञान अधिक से अधिक रखिए, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान की चीजें हैं वो अपनी मातृभाषा में होगी तो ज्यादा से ज्यादा जनसुलभ होंगी और पूरे देश में वो ज्यादा उपयोगी होंगी। और विशेषकर स्वावलंबन के क्षेत्र में कि हमारा जो ग्रामीण भारत है, वह वास्तव में जो भारत है वो गांव में बसता है और ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्होंने एग्जाम्पल देकर बताया कि एक विदेशी अध्ययन किया और बहुत गंभीर अपने रिसर्च के बाद, वो शोध के बाद एक दस्तावेज तैयार किया और उसकी कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार थे कि गांव में नमक केवल बाहर से आता था और सभी गांव आत्मनिर्भर थे। उनकी रोजमर्रा और आजीविका की उपयोगी चीजें की पूर्ति आपूर्ति गांव से ही हो जाती थी, एक दूसरे के विनिमय से हो जाती थी। इसलिए वो अपने पैर पर खड़े थे। वो रोजगार मांगने वाले नहीं होते थे, अन्य लोगों को रोजगार देने वाले होते थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में और प्राचीन शिक्षा प्रणाली में भारत आत्मनिर्भर था। साक्षरता दर लगभग उन्होंने 97% बताया। बाद में मैकाले शिक्षा पद्धति के प्रभाव से और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मध्यकाल में आकर ये शिक्षा में गिरावट आई और फिर से उसे बढ़ाया जा रहा है। हर जगह, हर 2-4 गांव में मिलाकर एक छोटी मिनी यूनिवर्सिटी जैसी होती थी, संकुल या संगोष्ठी, और जो गुरुकुल जैसा होता था, जो गांव के ही खर्चे पर चलता था और वहां शिक्षा दी जाती थी, उपयोगी शिक्षा दी जाती थी, रोजगार परक उनको शिक्षा दी जाती थी, जिससे वहां पढ़ने वाला व्यक्ति बेरोजगार न हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, तथ्य को जाने और अपने देश भारत के विकास के लिए उपयोगी बने। और स्वदेशी आंदोलन को वो बढ़ाना चाहते थे। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने में ही पूरा उनका जीवन चला गया और उन्होंने वास्तव में जो इस प्रकार का आंदोलन चला दिया है, आज उनके अनुयायी हम जैसे लोग समर्थक उनके नक्शे कदम चलें और उनके बताए गए मार्ग को अपनाएं तो वास्तव में हमारा भारत फिर से जगत गुरु विश्व गुरु हो सकता है और आत्मनिर्भर हो सकता है। और शहरों में जो जनसंख्या का पलायन हो रहा है और हमारी प्रतिभाओं का विदेश गमन हो रहा है, और इस प्रकार से प्रतिभा पलायन को रोककर अपने भारत को फिर से एक बार समृद्ध बनाया जा सकता है। उस दिशा में धीरे धीरे हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है। इसलिए आत्मनिर्भरता की जब बात आती है तो उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं, जो चीजें हैं, वो वास्तव में बहुत उपयोगी हैं और आज हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं। और ऐसे मनीषी, ऐसे चिंतक, समाज सुधारक, विचारक, शिक्षाविद, चिकित्साविद हमारे बीच रहे, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। और निश्चित रूप से उनके वीडियो हमारे साथ रहेंगे, वो इस दुनिया में न होते हुए भी वो हमारे साथ रहेंगे। उनके लिए ही सच्ची वो श्रद्धांजलि है। धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आज भी जब वीडियो देखते हैं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने बैठ करके हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। जी पंत जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ मिश्रा जी, जी मिश्रा। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को, सर को भी। राजीव दीक्षित जी के बारे में पहले तो मुझे वो समझ आ रही खुशी हुई थी। सुना तो मैंने ये था कि जब वो रोड से आ रहे थे तब एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन यहाँ आपके द्वारा और जो हमने पढ़ाई देखा, सोचा, उससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि उनकी जो मृत्यु वास्तव में गोयल साहब जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। और सुनने में तो ये आ रहा है कि उनको किसी ने जहर दिया था ऐसा उनके शरीर से, लेकिन उस चीज को घुमा दिया गया। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि हमारा देश को स्वदेशी की तरफ ले जाने में जितना योगदान राजीव दीक्षित जी का रहा, उतना शायद योगदान और लोगों का नहीं रहा होगा। और छोटी सी उम्र में उन्होंने ये मार्गदर्शन दे गए कि हम अपने देश को, भारतीय संस्कृति को और गुरुकुल प्रणाली को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमें एक बहुत अच्छी चीज लगी और उनकी बातों को ध्यान रखते हुए मुझे उन चीजों को, उनके मार्गदर्शन पर आगे हमें बढ़ना चाहिए और हमें उनको नमन करना चाहिए। और आज का दिन वैसे ही हमने अखबार में नहीं पढ़ा था, वैसे ही मैं ज्यादातर अलीगढ़ की होने की वजह से ही मैं उनको ज्यादा याद किया करता था। तो लोगों के बीच बैठता था तो यही होता था, चलो ये मार्गदर्शक बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन सहयोग ये रहा कि छोटी सी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज उनको मैं भावहीन होकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हम उनके इस मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएंगे और अपने देश को स्वदेशी की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, पर अच्छा लगा। धन्यवाद जी, इसलिए आपका ज्यादा है। जी जी मिश्रा जी, बात सही है। पंत जी हमारे मध्य हैं। पंत जी कुछ जोड़ना चाहेंगे? पंत जी। सभी साथियों को नमस्कार करते हुए और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब को नमस्कार करते हुए मैं श्री राजीव दीक्षित जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए
दो चार शब्द कहना चाहूंगा। हालांकि गोयल साहब ने सारी बातें कही और शुक्ला जी ने लगभग पोछा सा लगा के बिल्कुल ही सब साफ कर और कह दिया। जो कुछ बचा था वो मिश्रा जी ने पंखा चला के सुखा दिया। लेकिन फिर भी उनके बारे में कहने को इतना कुछ है, खाली अगर हमने बातें सुनी हो तब भी उनकी बातें लगातार करते जाएं कम नहीं है। अब राजीव दीक्षित जी प्रखर वक्ता थे, सच्चे देशभक्त थे, संपूर्ण विश्व को उत्तम स्वास्थ्य देने का लगभग ठेका ले चुके थे। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने हमें हमारी जड़ों से अर्थात वेद से जोड़ा। हमारे स्वास्थ्य संबंधी बातों को वेद से उठाकर, आयुर्वेद से उठाकर सीधे पब्लिक से और पब्लिक के व्यवहार से जोड़ा। जैसे एक सेंटेंस है, रोटी पियो, रोटी को पियो और पानी को खाओ। जैसे गोयल साहब ने पहले से प्रकाश डाला था थोड़ा। रोटी को पियो का मतलब है रोटी को इतना चबाएं कि उसका ओरिजिनल मिठास हमें नजर आए और फिर वो पानी सा बन जाएगा, उसे पी लो। लेकिन पानी को जो गोयल साहब ने बताया कि गटागट न पीकर मुंह में ऐसे पियो कि उसे पूरी लार में मिला के गर्म कर लो, फिर उसे निकलो ताकि पूरी लार समझ जाए और पाचन क्रिया को दुरुस्त करेगा और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने अथर्व आयुर्वेद को, वाघभट जी के सिद्धांतों को हमें बताकर, जैसे प्रातःकाल पानी पीना और स्वास्थ्य संबंधी और बातों को बताकर हमें हमारे बच्चों को के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए काफी उपाय बताए। उनका एक जो विशेष बात थी, गोयल साहब ने जरा सा पोर्शन कहा उसका, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में जो नाई वर्ग है ये सर्जन हुआ करते थे। ये सर्जन वर्ग था और इनकी कंडीशन इतनी बुरी कर दी अंग्रेजों ने कि ये केवल बाल काटने तक सीमित हो गए। ये पहले के सर्जन यही थे। ये उनके मुंह से मैंने ये शब्द सुन रखे हैं वीडियो पर। तो ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, अंग्रेजों के आने के बाद हमारे यहाँ जो गुड़ बनता था, अंग्रेजों ने गुड़ बनाने की जो हमारी मशीनें होती थी या भट्टियां होती थी उनको बंद करवाया और चीनी का घर घर जाके जबरदस्ती प्रचार कराया। तब हम लोग चाय का प्रचार भी किया, चीनी का भी किया, गुड़ बंद करा के चीनी खाने के लिए मजबूर किया। और आज देश उनके कहने के बाद या जागृत होने के बाद आज आप बाजार में देखिए गुड़ महंगा है, चीनी सस्ती है। इसका मतलब फिर हम गुड़ की तरफ आ रहे हैं, हमें अकल आ रही है, हम अपने वेद से अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर के ग्रुप के पास जाकर, एक से नहीं अनेकों के पास जाकर इस बात को प्रूफ कराया कि जैसे हम कहते हैं आई एम ए कॉम्प्लान बॉय या बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल खोखला है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, बिल्कुल उनका व्याख्यान है कि ये क्या है। उन्होंने कहा जैसे मूंगफली है, उसका तेल निकाल देते हैं, जो भूसा बचा, तिल है, तेल का तेल निकाल देते, भूसा बचा, उनको मिला के डिब्बे में रख देते हैं। एक अच्छे एडवर्टाइज को प्रोपेगेंडा करके इतनी जोर जोर से बार बार कहते हैं, घर के बच्चे सोचते हैं यही जो है, और माँ को जबरदस्ती कह के कहते हैं वही बूस्ट लाओ, कॉम्प्लेन लाओ। तो ये चीजें बिल्कुल थर्ड क्लास चीजें हैं। असल में अगर बच्चा मूंगफली खाए, तिल भून के घर में खाए या घर में पीस के खाए, कूट के खाए, तिलकुट खाए, वो सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन जो ये हम ये पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, बच्चों को बाजार से लाके दे रहे हैं प्रोसेस्ड फूड, ये लगभग स्वास्थ्य के लिए सब हानिकारक है। ये उन्होंने कहा और वास्तव में ऐसा है भी। मतलब उन्होंने इसको भूसा कहा। चिकनगुनिया जब देश में बहुत फैला था उस समय उन्होंने अपनी रिसर्च की। उन्होंने उनके सेंटेंस थे कि 10,000 लोगों को, अब उन्होंने ग्रुप तो अपने आप नहीं बनाए, लेकिन जहां डॉक्टर इलाज कर रहे थे डॉक्टर के मुंह से उन्होंने इस बात को प्रूफ कराया कि जहां डॉक्टर एलोपैथी दवा दे रहे थे उनमें से एक भी नहीं बचाया जा सका। मतलब बुरे बुरे प्रभाव से कुछ मरे और ज्यादा बिल्कुल प्रोवाइड हुए। लेकिन जिनको तुलसी का काढ़ा, तुलसी का पानी या होम्योपैथी तुलसी वाली दवा दी गई उनमें से एक भी नहीं मरा। तो ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि तुलसी का काढ़ा चिकनगुनिया में सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और आज जो बीमारी फिर कोरोना चल रही है वहां भी फायदेमंद है। और उस समय जो होम्योपैथी दवा उसके बारे में बिक रही थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, वो भी तुलसी से ही बनती है, चिकनगुनिया वाली। तो मैं ज्यादा तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं इतने शब्दों के साथ उन्हें पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए उनकी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं 2-3 बातें जल्दी से बता करके हमारे सतीश जी के पास आऊंगा। अंग्रेजी के बारे में वो कहा करते थे, अंग्रेजी दवाइयों के बारे में, कि ये विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, पहले बीमारी पैदा करती हैं, फिर उसका इलाज बताती हैं, और इलाज जो बताती है ना, जो दवाई देती है, वो ऐसा होता है कि वो उसको तो ठीक क्या करता है बल्कि बीमार करता है, और उसके बाद कुछ दूसरी बीमारी शुरू कर देती है। हाँ, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया, पवन ने लिखा है, पवन एक बार मुंह से बोलो बेटा, अगर बोल सकते हो तो, क्योर करना। और हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा पवन खुद बोले। पवन बोलो बेटा। सर हाँ सर, तो पहले जो टीबी की बीमारी होती थी ना बहुत सारे लोगों को, जिसमें, हेलो सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है, बोलो शाबाश। सर जो पहले टीबी की बीमारी होती थी ना बहुत सारे लोगों को, जिसके लिए डॉट की गोलियां दे देते थे, मतलब एलोपैथी में डॉट की गोलियां देते थे। लेकिन राजीव दीक्षित जी ने उन्हें सिर्फ
गौमूत्र जो होता है ना उससे क्योर करा था, मतलब मैंने सुना है ऐसा। बिल्कुल सही सुना है आपने बेटा। क्योर और प्रिवेंशन, ये दो चीजें उन्होंने विशेष तौर पर बताया। अंग्रेजी दवाइयां क्या करती है? अंग्रेजी दवाइयों का काम होता है एक बीमारी ठीक करके दूसरी शरीर में पैदा करना, फिर उस बीमारी के लिए फिर तीसरी दवाई सामने लाना। ये जो रोटेशन है शरीर को खराब करता है। और हमारे यहाँ जो देशी इलाज है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण लिया मड़बात का, आजकल विदेशों में बड़ा प्रचलित है। और हमारे जो अंधभक्त है विदेशों का जो पाश्चात्यकरण करते हैं कि कहां जा रहे हो जी, मड़बात, हजारों रुपया खर्च कर देंगे मड़बात पर। यानी कीचड़ में पहले क्या करते थे, खेत की मिट्टी लगा ली और पूरा शरीर सही, उसी को अब उन्होंने मड़बात करके कर लिया। ऐसे ही आपने एक उत्पादन के बारे में बताया पंडित जी, आपको बता दूं उनका ये कहना है, अगर आप किसी वीडियो में देख सको, हेमा मालिनी से भी उन्होंने बात की। उन्होंने पूछा कि आप लक्स का ऐड करती हैं, क्या कभी लक्स से नहाई हो? आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि मैंने आज तक लक्स से नहीं नहाई। बोले लेकिन आप तो ऐड कर रही हो कि लक्स के से नहाने से आप खूबसूरत हो। यानी उन्होंने ऐसे ऐसे करके कितने सारे तथ्य लोगों के सामने रखे। और जो आपने वो बताया ना, उसे खली कहते हैं हमारे यहाँ, जिसे बिल्कुल फेंक दिया जाता था, जानवरों के लिए होती थी, उसमें मिला करके मसाला और वो बूस्ट और माल्टा वगैरह वगैरह बना दिया इस तरह का। नाई के लिए जो आपने बताया बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ इसके सेंटर, रिसर्च सेंटर थे, इसके लिए अलग से ना यूनिवर्सिटियां होती थी, जिनको सर्जन कहा करते थे, जिन्हें आज हम नाई कहते हैं, या ऐसा दिखता है जैसे कोई छोटा हो। कितनी बड़ी पदवी हमारे यहाँ रही होगी। और एक कानून के बारे में जिसके लिए मैंने पहले जिक्र किया था, वो कहते हैं, अब कितनी सच्चाई है इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना ये विवादास्पद में है इसकी शुरुआत, कि यहां पर विदेशी का एक डंकन आया था, डंकन के नाम से बड़ा फेमस हुआ था वो डंकन। एयरपोर्ट पर ये और अपनी पूरी टीम के साथ गए और उसको मारा। अब मारा, धक्का दिया, कई बार ऐसा होता है ना अपने अपने ढंग से, उसके कारण से इन्हें जेल हुई तो वो तिहाड़ लाए गए मतलब ऐसी जेल लाए गए। जेलर ने कहा कि कपड़े उतारो। बोले क्यों उतारू? बोले नहीं जी नियम है। बोले कहां नियम है, दिखाओ। किरण बेदी को बुला, उस समय किरण बेदी थी, किरण बेदी को बुला लिया गया और ये कहा गया, किरण बेदी बोली भाई अच्छा वो जानती थी राजीव जी, आप क्यों फिर से कोई ऐसी बात करोगे जो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। बोले जी कहां लिख रहा है? किरण बेदी ने ढूंढ करके जब कानून दिया, तो ये मैं जो जिसके लिए बताना चाह रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे भी, मैंने पहली बार ही सुना कुछ दिन पहले, इतना आश्चर्य हुआ कि उस कानून के मार्फत इन्होंने बताया कि इसमें लिख रहा है कि हिंदुस्तानियों के कपड़े उतारे जाएंगे जिससे कि उनका अपमान हो, जो कैदी हो। यानी भारतीयों का अपमान किस तरह से ज्यादा हो सके, इसके लिए वो कानून बनाए गए। पर वही दुख की बात, अब तो बहुत सारे जो बेफिजूल के कानून है वो खत्म किए गए, वरना आजादी के बाद से एज इट इज कानून चलते चले आ रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी है, मतलब अनेक बातें हैं। शायद हम बात करें तो दिन महीने कम पड़ जाएं। आप लोग जरूर इनको देखेंगे। हर बच्चा, हर शिक्षक, हर समाजविद, हर पेरेंट्स, सबके लिए है। हर धर्म पंथ इनसे दूर हट करके राष्ट्र के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने आप के लिए, हम सबके लिए व्यक्तिगत तौर पर उपयोगी है राजीव दीक्षित। आप लोग जरूर इन्हें देखें। मैं अब कार्यक्रम के अंत में हमारे भाई साहब और आज हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री सतीश जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का अपना जैसा भी हमसे हो पाया हमने किया, आप अपनी बात रखें। सतीश जी। शायद आवाज जा रही होगी आपको। आ रही है भाई साहब? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है। आज के कार्यक्रम के आयोजक संचालक श्रीमान आर के गोयल जी, एससी पंत जी, माननीय शुक्ला जी, ए.के. मिश्रा जी, मनोज कुमार सक्सेना जी, उपस्थित सभी विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकगण, सबसे पहले मैं आपको राजीव दीक्षित जी के जन्म जयंती और उनके पुण्यतिथि पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हमारे माननीय पंत सर कह रहे थे कि गोयल सर ने धुलाई कर दी और इनके बारे में शुक्ला जी ने पोछा लगा दी, मिश्रा जी ने हवा से सुखा दी।
पंखा चला के हवा से सुखा दी। बस पंत साहब आपने क्या किया, आपने जो किया वो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, सब बहुत बेहतरीन काम किया। आपने क्या किया, आपने फूलों के पराग की खुशबू से पूरे बैठक को महका दिया। एक बहुत सॉफ्ट कालीन बिछाकर उस फर्श पर और फूलों के पराग की सुगंध से पूरी सभा को महका दिया, आपने समा बांध दिया। साथियों, जो बातें कही जा रही है माननीय दीक्षित जी के बारे में, राजीव दीक्षित जी के बारे में बहुत सारी बातें निकल कर आई। आज गोयल सर ने जो सूचना दी, जब मुझे सूचना मिली, सौभाग्य से सूचना मुझे थोड़ी सी पहले मिल गई थी, पर मैं घर पे था नहीं, मैं कहीं बाहर था, तो मुझे घर पहुंचने की जल्दी पड़ी कि भाई मैं घर पहुंचूंगा, कहीं किसी आयोजन में जाना था मुझे, पर मैंने उसको कैंसिल किया। मैंने कहा भाई गोयल सर की बात है और जाना ही जाना है। और एक नया विषय मिला, मुझे एक नया विषय मिला, और मैं आपको सही बता रहा हूं कि इस बारे में मुझे पहले से कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो मुझे एक नया विषय मिला और मुझे ये लगा कि भाई आज इस बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए, कुछ जाननी चाहिए। हाँ, इतना तो पता था मुझे कि वो एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और देशभक्ति से उनका, आजादी बचाओ आंदोलन से उनका बहुत गहरा संबंध रहा है। और जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, जो मुझे जानकारी है कि वो भगत सिंह और आजाद के विचारों से भी प्रभावित थे, बाद में उनपे गांधी जी के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। अभी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई कि वो भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, भारतीय चिकित्सा पद्धति के समर्थक थे, और जितनी भी बातें उन्होंने कही, कहीं भी कोई बात ऐसी नहीं थी जो अप्रमाणिक लगी हो किसी को, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धति में जो दम था नहीं बल्कि अभी भी है। इस कोरोना काल में भी आप देख लीजिए कि हमारे देश की जो स्थिति है, अभी दुनिया के देशों से सबसे अच्छी स्थिति में हम हैं। ये ठीक है कि समय समय पर ये पैंडेमिक का जो आक्रमण है या ये दौर है, ये घटता बढ़ता है, लेकिन अभी भी विश्व के अन्य देशों से हम अच्छी स्थिति में हैं। और इतना ही नहीं है, उसका कारण क्या है? अभी जो हमारे पंत सर ने जो बात कही, तुलसी का काढ़ा, ये जो आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस हैं, उनके जो सुझाव हैं, उनको देखिए, तुलसी का काढ़ा और ये जोसांदा, ये जो भी चीजें आई हैं हमारी पद्धति से ली हुई, हम जो इसको अपना रहे हैं, हमारे यहाँ की जो इम्यूनिटी पावर है वो इतनी अच्छी है। क्यों है? क्योंकि हम इस पद्धति को आज भी मान रहे हैं। अंग्रेजी पद्धति में अभी एक बच्चे ने जो बात कही, और इसका साइड इफेक्ट ज्यादा है। जो दवा हम खाते हैं, जो लेते हैं, जितनी बीमारी वो दूर करती है, उसके बाद कोई ना कोई अलग से अलग बीमारी हमारे सामने छोड़ जाती है, हमारे लिए छोड़ जाती है वो। तो इसमें स्थायी समाधान नहीं है, टेम्पररी है, ये हमारे लिए टेम्पररी समाधान देती है। तो जो 3-4 बातें अभी गोयल सर ने बताई थी कि भाई पानी बैठकर पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये बातें तो बहुत पहले से है और हम इसको मानते आए हैं। हमारे जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, ये बताते रहते थे। हमारे दादाजी जब भी मैं सुबह जगता था तो बुला करके 1 गिलास पानी जरूर पिलाते थे, आजा बेटा बैठ जा, और बड़े प्यार से 1 गिलास पानी वो डेली पिलाते थे। और यही कारण है कि अभी भी इस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने नाम से कोई ज्यादा मेडिकल बिल नहीं लगवाए हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फिट हूं मैं अभी भी। तो हमारी जो पद्धतियां हैं उनमें दम की। जहां तक शिक्षा की बात है, आदिकाल से सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश विश्व का जगत गुरु रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है इनको। और अभी जो एक बात आई थी कि हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करने की कोशिश की गई, और यही कारण है उस डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करने के पीछे हमारी भारतीयता को समाप्त करने की चेष्टा की। और न केवल इसको अंग्रेजों ने किया, बल्कि अंग्रेजों के पहले की जो विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां थी, उन्होंने भी ऐसा करने का भरपूर प्रयास किया, और उन्होंने ऐसा किया है। नालंदा विश्वविद्यालय को में आग लगा दी गई थी, आप सभी जानते हैं। कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा कर हमारे यहाँ तो ये है कि हम दूसरों का आदर करते हैं। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़ी में गुजारा होता है। हमने इस बात को स्वीकार किया है, और हमने
दूसरों को, हमारे यहाँ का क्या है, अतिथि देवो भव, तो हमारे इस सिद्धांत का नाजायज फायदा उठाया गया और उस नाजायज फायदा को उठा करके हमारी संस्कृति पर हमला किया गया। परिणाम ये हुआ कि हम विदेशी शिक्षा के अधीन हो गए, हम पाश्चात्यकरण की ओर बढ़ गए। है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में, ये हम कहा करते थे, हमारे बुजुर्ग ऐसा कहा करते थे और आज भी हम मानते हैं। एक बात और जो निकलकर सामने आई, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर जो अंग्रेजियत आ गई, उस अंग्रेजियत ने हमारे अंदर की तमाम जो कलात्मकता थी, हमारे अंदर की जो भारतीयता थी, उस अंग्रेजियत ने उसे नष्ट कर दिया। तो हम अंग्रेजी सीखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अभी हमें जैमिनी जी की बहुत याद आ रही है, जब स्पोर्ट्स डे पे वो संस्कृत में कमेंट्री करते थे। जब भी हमारा एनुअल डे हुआ और उस एनुअल डे में जैमिनी जी की जो संस्कृत की कमेंट्री हुई, बहुत मजेदार कमेंट्री हुई और बहुत अच्छा लगा। संस्कृत, मैं दावे के साथ कहता हूं, सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के भाषाओं की जननी है। ऐसे कोई भी शब्द नहीं है विश्व के भाषाओं के जिनका संस्कृत में शब्द नहीं है, उसके लिए संस्कृत नहीं है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। हर भाषा की उत्पत्ति, हर भाषा के शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। अगर किसी को इस पे संदेह है तो मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। हालांकि मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, तो जो माननीय राजीव दीक्षित जी ने जो काम किया कि हम अपनी भारतीयता को बचाएं, हम अपनी शिक्षा पद्धति को बरकरार रखें। गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे, नहीं पढ़े लिखे लोग जो होते थे, किसान लोग जो होते थे, उनकी चौपालें बैठती थी और उनके चौपालों में भी उनके जो वार्तालाप होती थी, उन वार्तालापों में भी एक दूसरे के साथ बहुत सारे जानकारियों का आदान प्रदान होता था, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश ने कभी अपने उत्पादन शक्ति से दुनिया का परवरिश किया, दुनिया की परवरिश हुई हमारी उत्पादन शक्ति से, लेकिन हमने केवल और केवल विदेशी अनुकरण करके और अपनी भारतीयता को खो दी, अपनी शक्ति की पहचान हमने नहीं की। आज जो हमारे राजीव दीक्षित जी ने अपनी ओर से जो कोशिश की भारतीयता को बचाने की, और इस कोशिश के तहत ही वो जो स्वाभिमान भारत ट्रस्ट में काम किया। अभी एक बात और भी है जो मुझे जानकारी मिली कि वो माननीय पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के संपर्क में भी आए थे, वो उनके संपर्क में भी वो थे और उन्होंने भी उनकी सराहना की थी। इसका मतलब यह है कि आईटी सेक्टर में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत अच्छी उपलब्धियां थी उनकी। तो ये सारी चीजें थी। अब प्रश्न ये उठता है कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति जो हम अर्पित करना चाहते हैं, उन्हें अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो क्या ये वेबिनार से हो सकती है? क्या नहीं। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो ये है कि ये जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और इन्हें हम अपनी भारतीयता को बचाने के लिए प्रेरित करें, व्यवहारिक रूप प्रदान करें। हम इस वेबिनार से क्या इनको सिखा सकते हैं, ये देखें कि हमारी जो भारतीयता खोती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम विदेशी चीजों को नहीं अपनाएंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ चीजें हैं, जब हमारे यहाँ अपने पास सब कुछ है, तो हम उन सब चीजों को क्यों ना अपनाएं, उनको क्यों ना स्वीकार करें, उनसे हम अपना विकास क्यों ना करें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, हमारे सरकार की ओर से, हमारी व्यवस्था की ओर से आत्मनिर्भर भारत का नारा बहुत जोर शोर से लगाया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल कहा जा रहा है। तो ऐसा केवल कहने से नहीं होगा या केवल सरकार की घोषणा करने से नहीं होगा। उसके लिए हम, आप और हमारे जो ये बच्चे बैठे हुए हैं कल के भविष्य, उनको कोशिश करनी होगी। हम खादी कपड़े से बहुत अच्छे वस्त्र, खादी वस्त्र को भी अपना करके अपना काम चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जो चीजें हम अभी गोयल सर ने क्या बात, वो पंत सर ने क्या बात कही थी, वो क्या वो था हॉर्लिक्स के बारे में, वो बूस्ट, हाँ बूस्ट के बारे में वो जो प्रचार कर रहे थे कि बूस्ट के प्रचार की बात जो कर रहे थे, क्या है उसमें?
कुछ नहीं है वो। हम शुद्ध गाय का दूध का सेवन करें, उसके सामने बूस्ट की कोई कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर गाय का दूध शुद्ध है तो शुद्ध गाय के दूध का सेवन करें और हम अपने कल के भविष्य को प्रेरित करें, अपने बच्चों को उस दूध के सेवन के लिए प्रेरित करें। तो कुछ नहीं है, ये उससे क्या हो रहा है, उनके पेट झड़ रहे हैं, दस्त लग रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं या ये जो वेबिनार कर रहे हैं, उसके लिए उसको हम व्यवहारिक रूप प्रदान करें और हम जो कह रहे हैं उसको करके दिखाने की कोशिश करें। हम आज गोपालन की बात करते हैं कि गोपालन, गाय की सेवा, गाय को हम अपनी माँ की तरह, माँ का दर्जा देते हैं, वो माँ की तरह है। क्यों है? क्योंकि पूजा में उसके गोबर का महत्व है। बहुत सारी बीमारियों में उसके मूत्र से बहुत तरह की दवाएं बनाई जाती थी और उसका सेवन करने की पद्धति थी, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं आज भी। तो इन बातों की ओर मैं आपका ध्यान इसीलिए दिला रहा हूं क्योंकि हम अपनी भारतीयता को कैसे बचाएं। हमारी भारतीयता केवल शिक्षा को अपनाकर नहीं है। अभी गूगल सर ने एक बात कही कि पढ़कर, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी के पास रोजगार लेने के लिए गया तो उसने पूछा, भाई क्या करते हो? बोले मैंने ग्रेजुएट किया है। बोले आप करते क्या हो, कर क्या सकते हो? बोले मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। बोले भाई आप कर क्या सकते हो, मुझे ये बताओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम ऐसी कौन सी शिक्षा लें, कौन सी शिक्षा पाएं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक धरातल पर उपयुक्त हो, हमारे व्यवहारिक धरातल पर उपयोगी हो। और ऐसी ही शिक्षा पद्धति थी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति। प्राचीन जिस गुरुकुल की बात की गई, गुरुकुल पद्धति की बात हुई, तो गुरुकुल में जो शिष्यों की शिक्षा दी जाती थी, जब वो उनकी आखिरी परीक्षा होती थी तो व्यवहारिक परीक्षा होती थी। ये केवल कॉपी और पेन लेकर के बैठ के परीक्षा नहीं होती थी। गुरुजन उनका व्यवहारिक परीक्षा लेते थे कि वो व्यवहारिक रूप से कितना सफल हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम आने वाली पीढ़ी को कितना व्यवहारिक बना सकते हैं। माननीय राजीव दीक्षित जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो यही होगी। मैं एक बार फिर गोयल साहब को, आप सबों को, जो भी लोग बैठे हुए हैं, मनोज कुमार जी भी हैं, उनको भी, मनोज कुमार सक्सेना जी को भी, और जिनका भी नाम छूट गया है मेरी ओर से, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और गोयल साहब का मैं बहुत आभारी हूं। प्रणाचार्य मैडम का नाम छूट रहा है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। और गोयल साहब ने, ये पंत साहब ने जो खुशबू फैलाई है फूलों के पराग की, बहुत बहुत अच्छी खुशबू है। रात में मुझे भी बहुत अच्छी नींद आएगी उस खुशबू से। तो एक बार फिर मैं गोयल साहब को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और पंत जी ने आपके लिए लिखा है कि जी आपने तो पूरे कार्यक्रम में हेलोजन लाइट लगा दी, और सच में आपके द्वारा जो हेलोजन लाइट है वो हम सबके प्रेरित करेगी। और हम सब निश्चित तौर पर अब एक भूख जो हमें जगी है, एक डायरेक्शन मिली है, हम सभी राजीव दीक्षित जी को जरूर पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। और जैसा वो कह रहे हैं, अगर मुझे लगेगा कि मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए उपयोगी